आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा पहुंचे देवकी नंदन ठाकुर। लोकतंत्र के मंदिर की सराहना की। सतीश महाना के साथ सनातन और राष्ट्र निर्माण पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में टिकट की दावेदारी को लेकर बीजेपी में घमासान। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनाया कड़ा रुख। मीडिया में बयानबाजी करना बताई अनुशासनहीनता। उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए कसी कमर। कांग्रेस ने प्रदेश में बदलाव का किया दावा। मदरसा बोर्ड भंग करने पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया ऐतिहासिक फैसला। बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा जरूरी। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां जारी। मेला प्रशासन और अखाड़ा परिषद ने रखी बैठक। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैरा हुए शामिल। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। उन्होंने इस्माइलपुर के कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके बाद जनसभा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। इसके साथ यदि हम बात करें तो दोपहर में सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग के पुराने और नए कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही आने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी कर कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा और लक्ष्य यह है कि हर बच्चे का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने पर खास जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और हर बेटी बेटे का पढ़ना बेहद जरूरी है। सीएम ने शिक्षकों से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने और अभिभावकों से नियमित स्कूल भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्कूल, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से उत्तर प्रदेश का भविष्य और मजबूत होगा। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी मॉल रोड पर पर्यटक का हंगामा देखने को मिला। महिला पर प्लास्टिक क्रेट से हमला किया गया। हमले में महिला की हालत गंभीर है और महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हिरासत में हरियाणा निवासी पर्यटक है। बता दें कि मॉल रोड की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला पर हमले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पर्यटक की हरकत से मॉल रोड पर अफरा तफरी मच गई। वहीं उत्तराखंड भाजपा में टिकट की दावेदारी को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में योग्य, समर्पित और संगठन के लिए लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता मिलती है। विधानसभा टिकट या किसी भी दावेदारी को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर बयान देना अनुशासन के खिलाफ है। अगर किसी कार्यकर्ता की कोई इच्छा या सुझाव है तो उसे संगठन के तय मंच पर उचित समय पर ही रखना चाहिए।
चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, लेकिन उसका एक निर्धारित समय और प्रक्रिया होती है। टिकट की दावेदारी से जुड़े सार्वजनिक बयानों पर प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक नाराजगी है। सभी कार्यकर्ताओं से संगठन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की गई है। तो पार्टी में उनका जनता की धारणा है उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का ईश्वर रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करे। प्रदेश की जो हमारी टीम है अध्यक्ष महामंत्री हमारे बात को रखे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने को दावेदार बताएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनका स्वागत किया और उन्हें सदन का भ्रमण कराया। इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने विधानसभा की कार्यप्रणाली, गौरवशाली परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह मंदिर देश और समाज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों के बीच सनातन संस्कृति, राष्ट्र निर्माण, लोक मंगल और सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हुई। देवकीनंदन ठाकुर ने विधानसभा भ्रमण को प्रेरणादायी अनुभव बताया और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में ऐसी संस्थाओं की बड़ी भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी इस मुलाकात को सार्थक बताते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं पर विस्तार से चर्चा की। उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अब उन विधानसभा सीटों पर खास फोकस शुरू कर दिया है जहां राज्य गठन के बाद से पार्टी कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी। इसके साथ ही 2022 के चुनाव में हारी या कम अंतर से जीती 23 सीटों को भी हाई प्रायोरिटी में रखा गया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि जनता इस बार बीजेपी को पूरी तरह नकारने का मन बना चुकी है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की अगर मैं खास करके बात करूं तो उत्तराखंड में कहा जाता था पेंडुलम सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है तो एक बार कांग्रेस आती है। लेकिन इस मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार जीत का परचम लहराया, सिर्फ देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से। उसी के तहत एक कोर कमेटी की टीम बनाई जा रही है जिसमें निश्चित तौर पर यह देखा जाएगा कि किस किस विधानसभा में हम लोगों किस कारणों से हारे हैं। उन सब चीजों पे आत्ममंथन किया जाएगा, आत्मचिंतन किया जाएगा और उन सीटों पर ज्यादा काम किया जाएगा। 23 सीटों की बात कर रहे हैं जो वो पिछले चुनाव में हारे थे। इससे पहले कह रहे थे कि हम जो है 55-56 सीटें जीतेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है ये उनको पता नहीं है और अगर भारतीय जनता पार्टी मात्र 23 सीट पर ही फोकस करना चाहती है तो ये उसका अंदरूनी मामला है। वैसे भी जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकारने वाली है। अब भाजपा के नेताओं को, भाजपा के विधायकों को, मंत्रियों को अभी से जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भीम आदमी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून में सरगर्मी देखने को मिली। लच्छीवाला टोल प्लाजा को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। सांसद चंद्रशेखर आजाद के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद टिहरी में केतन के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन हरिद्वार में पुलिस ने विधायक उमेश शर्मा और उन्हें रोककर वापस लौटा दिया था। उस दौरान पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने 30 जून को दोबारा केतन के परिवार से मिलने का ऐलान किया था। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन से एक दिन पहले खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोमती नगर स्थित शिरोज कैफे में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की पूर्व संध्या मनाई। इस दौरान एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ केक काटा गया और उन्हें उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन, महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष जूही सिंह समेत कई नेता भी मौजूद रहे। सपा नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव का जन्मदिन पूरे प्रदेश में सेवा और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियां बांटना और सामाजिक संदेश देना बताया गया।
पूरा पीडीए परिवार आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन अलग अलग रूप में मना रहा है। अलग अलग जगह गरीबों के बीच जाकर के, किसानों के बीच जाकर के, नौजवानों के बीच जाकर के, पीड़ितों के बीच जाकर के कोई रक्तदान कर रहा है, कोई फल बांट रहा है, कोई गरीबों को कपड़े दे रहा है, बच्चों को कॉपी किताबें दे रहा है, बैग दे रहा है, कपड़े दे रहे हैं। और हम सब भी समाजवादी लोग आज हमारी जो एसिड पीड़ित बहनें हैं और जो यहाँ पे शिरोज कैफे चलाती हैं, जिसको समाजवादी सरकार में ही खोला गया इसलिए क्योंकि महिलाओं को जो एसिड पीड़ित हमारी बहनें हैं उनको भी रोजगार का अवसर मिले, इसी समाज के में उनको भी कोई हिस्सेदारी मिले, इसलिए जो काम आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था उन्हीं बहनों के बीच में, एसिड पीड़ित बहनों के बीच में हम सब लोग आज आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाने आए। वहीं अयोध्या में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकार और ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रभु श्री राम के दर्शन और प्रार्थना के लिए अयोध्या आए थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर गेस्ट हाउस पर रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े चंदा और जमीन के मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अजय राय ने मांग की कि मामले में जेल भेजे गए कर्मचारियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जाए। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया आना बाकी है। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार तेज हो रही है। इस मामले में चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई है। अन्य आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो वहीं अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ हो रही है। वहीं अयोध्या में कांग्रेस के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेता राम मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को होटल में ही रोक दिया गया। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अलग अलग जिलों में हिरासत में लिया गया या घरों में रोका गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार और प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान, जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम। सालों साल चोरी होती रही, सरकार पर्दा ढकती रही और अभी भी जिस तरीके से ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनको बचाया जा रहा है, चाहे वो चंपत हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो या जो तमाम लोग, क्योंकि इन सबको नियुक्त तो प्रधानमंत्री ने किया था, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था, तो जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की भी है। लेकिन बचाया सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये सब चुरा चुरा कर माल गुजरात जा रहा था, भाजपा और संघ में जा रहा था, इसीलिए सालों साल चोरी चलती रही और मामले को दबाया गया। वहीं बागपत के अमीनगर सुराय स्थित 132 केवी बिजली घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कैपेसिटर में लगी, जिससे कई मशीनें और 24 कैप्सूल जलकर खराब हो गए। आग के बाद इलाके के कई गांवों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग बिजली घर के बाहर जमा हो गए।
कुछ लोगों ने बंदरों की वजह से इस पार्किंग होने की बात कही, जबकि फायर विभाग के अनुसार आग ओवरलोड के कारण लगी। बिजली विभाग अब नुकसान का आकलन कर रहा है और जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब मत जाओ, वहां गाड़ी आ गई, भीड़ लगी ना, चिपक लगा हुई। वहीं बहराइच में पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप बरामद की है। रूपी डिहा स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान 2349 शीशी कोडिन युक्त कफ सिरप, 12,145 ड्रामाडोल कैप्सूल और अन्य नियंत्रित दवाएं मिली है। यह कार्रवाई आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर पर की गई है। पुलिस ने मौके से आरोपी आदित्य कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बरामद दवाओं की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया जाना था। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। वहीं अमरोहा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रजबपुर थाना पुलिस ने गांव कालाखेड़ा के पास एक खंडहर में छापेमारी कर आरोपी मनफूल को गिरफ्तार किया है। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने मौके से 8 तैयार तमंचे, कई अधबने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि यहां बने अवैध हथियार अमरोहा और आसपास के जिलों में सप्लाई किए जाते थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। साथी शकील, ये दोनों तमंचा बनाने की एक छोटी फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे खेतों के बीच में। सूचना जब डेवलप हुई, प्राप्त हुई, उसके बाद में दोनों जो टीम है वो मौके पर गई। मौके पर जाकर उन्होंने मनफूल को मौके से ही अरेस्ट किया और उसके साथ में जो भारी मात्रा में तमंचा और उसका बनाने का सामान बरामद हुआ, जिसमें 8 अवैध देशी तमंचे, 3 कोका कारतूस, 3 नाल और 2 अधबनी तमंचे जो है वो बरामद हुए। वहीं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कसाया स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा से एयरपोर्ट तक पैदल पहुंचे। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। एयरपोर्ट पर आयोजित सभा में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बावजूद यहां से नियमित हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। उनका कहना है कि इससे पर्यटन और स्थानीय विकास प्रभावित हो रहा है। अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर कुशीनगर की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि अगर जल्द नियमित उड़ानें शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस अपना आंदोलन और भी तेज करेगी। हम जो है हवाई जहाज में बैठाएंगे और यात्रा कराएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपकी नीति कहां चली गई है। आज समस्त कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों से, राज्यसभा सांसद से और सांसद जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार हर हफ्ते जगती है। जब कोई भाजपा का नेता यहाँ एयरपोर्ट पे आता है और उसको अपना जो है चुनावी यात्रा करना होता है, तब ये एयरपोर्ट जिंदा हो जाता है और तुरंत एक बयान आता है कि सारी कागजें सब कुछ दुरुस्त हो गया है और एयरपोर्ट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। कहाँ है सारे वादे? 10 साल हो गए इस एयरपोर्ट को बने हुए। जहां वायुसेना का जमीन लेकर वहां से वो एयरपोर्ट से हवाई जहाज के उड़ान को तो भरवाने का काम किया, लेकिन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के बाद भी केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और वीआईपीओ के लिए मात्र यहां लैंडिंग का स्थान बन के रह गया है। वहीं ललितपुर में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। टीचर्स कॉलोनी में 3 दिन से घर में बंद एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। उसकी पहचान राजेंद्र जैन के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बाहर निकालकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिस घर में वह बंद था वह उसके परिवार का ही है। बताया जा रहा है कि मानसिक स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे घर में रखा था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।